अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और इनमें दिया गया जितना भी काम है उन सबको कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 के लेसन नंबर 4 के बारे में। यानी आज हम करने वाले हैं दो काम। एक तो हम देखेंगे ग्रामर का कुछ पोर्शन और उसके बाद हम करने वाले हैं एक छोटी सी रीडिंग। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स निकाल लीजिए क्योंकि आज का लेसन स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का जो ये लेसन है ये दो हिस्सों के ऊपर है। पहला हिस्सा हमारा होगा ग्रामर का, उसमें हम देखेंगे ग्रामर का कुछ पार्ट, और दूसरा हिस्सा होगा रीडिंग का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारा आज का जो लेसन है लेसन नंबर 4, इसको हमने करना है पेज 232 से लेके 236 तक। इन 4 पेजेस पे आज का ये पूरा लेसन होगा। सबसे पहली बात जो हमने सीखनी है वो हमने देखना है ग्रामर का पार्ट। और ग्रामर में हमने क्या देखना है? आज हमने देखना है कि मेटाफर्स क्या होते हैं और सिमिलीज क्या होती हैं। ये लफ्ज बहुत से बच्चों ने पहली दफा आज सुने हैं, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि आज मैं श्रद्धा आपको सिखाने वाली है कि मेटाफर्स क्या होते हैं और सिमिलीज क्या होते हैं। ये दोनों चीजें हम किस तरह अपने टेक्स्ट में यूज करते हैं जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, और इसी तरह हमने देखना है कि कोई भी ऑथर अपने टेक्स्ट में, अपनी राइटिंग में जब ये वर्ड्स यूज करता है तो उसका क्या मतलब है। हमने बात की थी कि जो ऑथर्स होते हैं वो परसुएट करते हैं, तो परसुएट करने के लिए वो कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। तो वर्ड्स किस तरह के यूज किए जाते हैं? मेटाफर्स यूज किए जाते हैं, सिमिलीज यूज किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा आज का जो काम है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है मेटाफर्स। हम देखेंगे कि मेटाफर्स क्या होते हैं। हम इसका स्टार्ट लेते हैं एक एग्जाम्पल से। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, मैं उसी को स्टडी करूंगी। I took one last look at the smiling plane. प्लेन कहते हैं ऐसा लैंड फीचर, जमीन का ऐसा हिस्सा जो क्या है? प्लेन है, स्ट्रेट है, और जहां पर क्या पाया जाता है? ग्रीनरी पाई जाती है। ठीक है, एक बड़ा जमीन का ऐसा टुकड़ा जो नजर की हद तक आपको दिखाई दे रहा है और उस पे क्या है? ग्रीनरी है, पत्ते हैं, और उसको कहा जाता है प्लेन। प्लेन्स को देख के ऑथर ये कह रहा है कि मैंने ऐसे देखा उस प्लेन को कि वो स्माइल कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जो प्लेन है क्या है? स्माइलिंग। वो जो लैंड का, जमीन का टुकड़ा है वो जैसे हंस रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को कभी स्माइल करते हुए देखें तो आपको क्या महसूस होगा कि वो जो ह्यूमन बीइंग है या जो वो इंसान है वो क्या फील कर रहा है? खुशी महसूस कर रहा है, और स्माइल करते हुए तो हर कोई अच्छा लगता है ना? इसीलिए हमने इस पार्ट को, इस एग्जाम्पल को उस ह्यूमन बीइंग, स्माइलिंग ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करके देखना है कि ऑथर ने हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर क्यों ये बात की है, क्यों रिलेट किया है, यही चीज हमने देखनी है। इसीलिए हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अ प्लेन कैनॉट लिटरली स्माइल बिकॉज ओनली अ ह्यूमन बीइंग कैन स्माइल। प्लेन यानी जमीन का टुकड़ा स्माइल तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, ओके, क्यों लिखा गया है? द स्माइलिंग प्लेन इज देयरफॉर अ मेटाफर। इसीलिए हमें पता चल गया है कि ये क्या है? एक मेटाफर है। यानी हम जब भी अपनी राइटिंग के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस यूज करें जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है होना, ठीक है? अगर हम ये कहें कि मैं चांद पर पहुंच गया, वैसे तो अब ये पॉसिबल है, लोग चांद पे जा सकते हैं। अगर आप ये कह दें कि मेरा बेटा या माई सन इज जस्ट एज ब्यूटिफुल एज मून, मेरा बेटा चांद के जैसा खूबसूरत है, तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि चांद के जैसा ही एक बेटा हो जाए? नहीं। तो जो बात पॉसिबल ही नहीं है उसको अगर हम अपनी राइटिंग में सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम परसुएट कर दें, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। ओके, ये एक हमने एग्जाम्पल देख ली और इसके साथ छोटी सी उसकी एक्सप्लेनेशन। अब बच्चों, इससे रिलेटेड एक छोटा सा राइटिंग टास्क आपकी बुक में दिया गया है, हम इसको करेंगे और उधर से हमें अंदाजा होगा कि इन सारी बातों का क्या मतलब है। ओके, अच्छा, we turned another corner and suddenly we were in paradise. Paradise मतलब जन्नत। ठीक है, अच्छा, ये एग्जाम्पल है हमारी। एग्जाम्पल कह रही है कि हमने एक और कॉर्नर यानी हम एक किनारे से मुड़े, एंड सडनली, और एकदम से या अचानक से, वी वर इन पैराडाइज, और हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम जन्नत में आ गए हैं। तो क्या इंसान जीते जागते जन्नत में जा सकता है? किसी ने जन्नत भी नहीं देखी, तो ये ऐसी एक चीज है जो पॉसिबल नहीं है इस दुनिया पे। हमें नहीं पता जन्नत कैसी है। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है
कि ये मेटाफर यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में हमारे पास इस एग्जाम्पल से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं आपकी बुक में, उनको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द मेटाफर इन द सेंटेंस। आपने इस सेंटेंस के अंदर से मेटाफर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, निकालना है अंडरलाइन करके, ठीक है। सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं। We turned another corner and suddenly we were in paradise। जो ये पार्ट है we were in paradise, ये पार्ट हमारा क्या है, ये हमें पता चल गया कि हमने मेटाफर क्या कर लिया, इसमें से आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, हमें नजर आ गया कि जो मेटाफर है वो कहाँ लिखा हुआ है। दूसरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ इट इज एन अप्रोप्रिएट मेटाफर। आपने ये एक्सप्लेन करना है, ये बताना है कि किस तरीके से, क्या वजह है कि यही मेटाफर अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है इस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए। For the writer to express what he feels is important about the valley। तो राइटर के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और यही सेंटेंस लिखना और सेंटेंस के अंदर इसी मेटाफोर को यूज करना क्यों इतना मुनासिब है, आप इस बारे में सोचें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ये जानते हैं कि पैराडाइज बहुत खूबसूरत होगी इंशाल्लाह। अगर हम किसी चीज को ये कहना चाहते हैं कि वो बेहद खूबसूरत है, तो हम उसका किस चीज के साथ कंपैरिजन करते हैं, पैराडाइज के साथ, ठीक है। तो अगर राइटर ने, ऑथर ने ये बात की है कि वो जो वैली है, वो जो वादी है जहां वो गया है, वो उसको जन्नत का टुकड़ा महसूस हो रही है, तो इस बात को लिखना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई है। अब हमने करना क्या है, रिफर टू द डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर एक्सप्लेनेशन। आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, यानी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इसको आपने लिखना है, सेंटेंसेस में लिखना है। जब आप लिखेंगे उसमें आपने क्या करना है, टेक्स्ट में से, जो टेक्स्ट आपने शुरू में पढ़ा था उसके अंदर से आपने एक्सप्लेनेशन में ये बताना है कि राइटर ने या ऑथर ने ये वर्ड्स क्यों यूज किए। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी लिख देती हूँ जिसको यूज करके आप अपनी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। वर्ड्स आपने लिखने हैं अप्रोप्रिएट। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द ऑथर टू कॉल दिस वैली a piece of paradise, जन्नत का एक टुकड़ा, ठीक है, because it is comparing, और he is comparing the valley's beauty, इस तरह आप इसको लिख दें, to the paradise, ठीक है। ये मैंने कुछ यहाँ पर वोकैबुलरी लिखी है, हिंट लिखा है। आपने इसमें अपनी समझ के मुताबिक, यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लाइंस लिखनी है, सेंटेंसेस लिखनी है। 3 to 4 सेंटेंसेस में आप ये पार्ट पूरा करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अगली पार्ट की तरफ, जो कि है सिमिलीज। सिमिलीज एक वर्ड आपने पढ़ा हुआ होगा, अगर मैं उसको यहां लिखूं बहुत से बच्चे इसको पढ़ सकेंगे। सिमिलर, एक जैसा, मिलता जुलता। तो इस बात का हमें ये मतलब समझ आ रहा है कि जो वर्ड सिमिली है इससे सिमिलर का कुछ कनेक्शन है। आइए कनेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले तो इस एग्जांपल को देख लें। They were as dry as old bones। वो जो पहाड़ थे, पहाड़ों की बात हो रही है उस टेक्स्ट के अंदर से। They were as dry, वो इतने खुश्क थे, as old bones, जैसे पुरानी गली सड़ी क्या होती हैं, हड्डियां। अगर आपने बहुत पुरानी हड्डी कभी देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत ड्राई हो जाती है, वाइट हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो ड्राई हो जाती है उसको हमने कंपेयर किससे किया है, हमने कंपेयर उसको किया है उन माउंटेन्स के साथ, ठीक है। अच्छा, इस बात को ऐसे क्यों लिखा गया है, यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, उसको पढ़ते हैं। As dry as old bones, ये जो यहाँ पर सिमिली यूज किया गया है, is a simile in which the mountain peaks without any snow or ice on them। Mountain peaks यानी पहाड़ के कोने, पहाड़ की जो चोटी होती है, टॉप, उसके ऊपर कोई स्नो भी नहीं है और कोई बर्फ भी नहीं है। Are linked to dry old bones, उनको लिंक किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है किस चीज के साथ, ड्राई, सूखी हुई, खुश्क, ओल्ड बोन्स, पुरानी हड्डियों के साथ, ठीक है। लिंक इन का मतलब जोड़ा
जा रहा है। ओके, राइटिंग टास्क देख लेते हैं इससे रिलेटेड। आइडेंटिफाई द सिमिलीज इन द फॉलोइंग लाइंस एंड एक्सप्लेन व्हाई द राइटर यूज्ड द फॉलोइंग सिमिलीज। आपने इन एग्जांपल्स के अंदर जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपकी बुक में भी लिखी है, इनके अंदर से आपने सिमिलीज को आइडेंटिफाई करना है, उसी तरह अंडरलाइन करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है, एज ड्राई एज ओल्ड बोन्स। ओके, उसके बाद आपने एक्सप्लेन भी करना है कि राइटर ने ये सिमिली क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं आपको जब अंडरलाइन करके यहाँ दिखाऊंगी उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन बोल के बताऊंगी। आपने वो एक्सप्लेनेशन अपनी बुक पे या नोटबुक पे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, ओके, पार्ट 1, द स्मॉल टेरेस्ड फील्ड्स which fitted into one another like a jigsaw। आपने जिक्सॉ देखा है? आप सबके पास बचपन में पजल गेम तो होगी। तो जो पजल गेम होती है जिनको आप जोड़ते हैं टुकड़ों को, पजल्स को, तो जोड़ के एक पूरा मैप बन जाता है, कोई एक पिक्चर बन जाती है, कोई एक चीज या तस्वीर बन जाती है, तो उसको कहा जाता है जिक्सॉ पजल्स। ठीक है, हम सब बचपन में इससे खेल चुके हैं। ठीक है, जिक्सॉ पजल की बात हो रही है, हमें बात की जा रही है कि वो जो फील्ड्स थे, खेत थे, वो क्या थे? दे वर फिटेड इनटू वन अनदर। वो एक दूसरे में इस तरह फिट किए गए थे, जोड़े गए थे, या इस तरह लिंक्ड थे कि वो क्या लग रहे थे? जिक्सॉ लग रहे थे। जहां पर वर्ड, कीवर्ड याद रखें, लाइक का वर्ड यूज किया जा रहा है, या एक कोई वर्ड इस तरह का है एज। इन वर्ड से हमें यह पता चल जाएगा कि ये सिमिलीज है, कंपेयर किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, जिक्सॉ के साथ इसको क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि ऑथर चाह रहा है कि हमें वो ये बता दे कि जो फील्ड्स हैं, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड ब्यूटिफुली टुगेदर जस्ट लाइक अ जिक्सॉ। ओके, ये बात मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट, फील्ड डंकीज लुक्ड लाइक हीप्स ऑफ व्हीट मूव्ड बाय क्लॉकवर्क। अब आपने इस चीज के बारे में बताना है कि वो जो खेत में काम करने वाले गधे थे, डोंकी से, व्हाई वर दे लुकिंग लाइक हीप्स ऑफ व्हीट? वो गंदुम के बड़े बड़े, आप जिसको हीप कहते हैं, ढेर जिसको आप कहते हैं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे गंदुम का ढेर। अब देखें, आपको ये बात समझ में आ गई कि उसको ढेर गंदुम का क्यों कहा जा रहा है। हमें ये बात समझ में आ रही है कि डोंकीज को किससे कंपेयर किया जा रहा है? हीप्स ऑफ व्हीट के साथ। तो क्या वर्ड यूज किया जा रहा है? लाइक। हमें ये क्या मिल गया? हमारा क्लू वर्ड मिल गया। और हमें ये भी बात समझ में आ गई कि ऑथर ने क्यों इन दोनों को आपस में क्या किया है? कंपेयर किया है। आपने इसकी एक्सप्लेनेशन इसके आगे लिखनी है। ठीक है, ओके, 2 तो मैंने आपके साथ सॉल्व कर दिए। अब बाकी के जो सेंटेंसेस हमारे पास रह गए, आइए उनको सॉल्व करते हैं। ओके, सी, the road was like driving along the back of a boa constrictor that has just enjoyed a good meal and equally bumpy। bumpy means कोई चीज इस तरह की हो। ठीक है, किसी चीज के अंदर बम्प हो, जब बल्ज हो। अच्छा, the road was like किस तरह? driving along the back of a boa constrictor। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि सड़क को कंपेयर किया जा रहा है किसी और चीज के साथ। किस चीज के साथ? ड्राइविंग अलोंग द बैक ऑफ अ बो कॉन्स्ट्रिक्टर दैट वाज जस्ट एंजॉयड, दैट हैज जस्ट एंजॉयड अ गुड मील। जिसने क्या किया है? एक मील एंजॉय किया है, खाना खाया है। और क्या है? इक्वली बम्पी। यानी आप एक बात समझ लें कि अगर एक शख्स ने अभी ज्यादा सा खाना खा लिया है तो उसका पेट बाहर आ जाता है, मोटा हो जाता है। इसी तरह बात ये की जा रही है, कंपेयर ये किया जा रहा है कि रोड या सड़क ऐसे लग रही है जैसे किसी ने अभी अभी ताजा बहुत सारा खाना खाया है और उसके पेट के ऊपर से गाड़ी जा रही है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इसी तरह कंपेयर किया जा रहा है किसको? बम्प को, इक्वली बम्पी। रोड के ऊपर बम्प, यानी आपको समझ में आ रही है बात? रोड के ऊपर क्या है? बम्प है, स्पीड ब्रेकर्स हैं बहुत ज्यादा। ओके, यहां तक आए हो बच्चों। 3 आपने मेरे साथ सिमिलीज की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली और मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको मेटाफर्स और सिमिलीज की समझ आ गई होगी। ओके, अच्छा जी, अब अगला जो काम है बच्चों वो मैंने यहाँ लिख दिया है। रीडिंग करनी है हमने ट्रेडिशनल स्टोरीज, एरिक एंड द स्टॉर्म। ये बात है वाइकिंग्स की। अगर आपको वाइकिंग्स के बारे में नहीं पता तो आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके वाइकिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो या इमेजेस को देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो आपको लेस देन 1 मिनट यानी 1 मिनट से कम की मिल रही है, उसको जल्दी से देख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वाइकिंग्स क्या थे। ओके, आपकी बुक में वाइकिंग से रिलेटेड क्या दी गई है? एक छोटी सी स्टोरी दी गई है।
हम क्योंकि जर्नीज और ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक ट्रैवलिंग की स्टोरी है, मैं जल्दी से इसके बारे में बात कर लेती हूँ। पेज नंबर 234 और 236 के ऊपर आपको ये स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मुझे लगता है कि आपके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसके बाद वाले वर्ड्स को लिखा है। हम सबसे पहले देख लेते हैं स्पेशलिस्ट वोकैबुलरी। टू पोर्ट, पोर्ट साइड, टू स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड साइड। ये जो वर्ड्स हैं आर दी एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस ये ऐसे हैं दैट रेफर टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ शिप। किसी भी शिप के अंदर लेफ्ट या राइट साइड नहीं होती। जब शिप को स्टीयर किया जाता है, उसको घुमाया जाता है, तो उनके बारे में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि लेफ्ट को जाना है, राइट को जाना है। तो जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो है पोर्ट, पोर्ट साइड, स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड साइड। ठीक है, अब इसके बारे में मजीद देख लें। स्टारबोर्ड साइड क्या होती है? स्टारबोर्ड इज द ट्रेडिशनल राइट हैंड साइड फॉर स्टीयरिंग। स्टीयर की जो राइट हैंड साइड है उसको क्या कहा जाता है? स्टारबोर्ड। तो लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं? वेरी गुड, पोर्ट साइड। वेरी गुड स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर अगले पेज पे बच्चों यहाँ पर कुछ मजीद वोकैबुलरी दी गई है। सीकिंग, लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर। सीकिंग का लफ्ज आपकी इसमें यूज किया गया है, उसका मतलब है तलाश। ओके, विद ऑल देयर माइट एंड मीन्स। इस बात का मतलब है विद एवरी सिंगल बिट ऑफ देयर स्ट्रेंथ दे हैड, यानी अपनी पूरी ताकत के साथ। मैं यहां लिख देती हूं, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, इस फ्रेज का ये मतलब है जो मैंने यहां उर्दू में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी। ओके, लेट्स मूव ऑन। शैल और शांट। ये जो वर्ड शांट है ये है शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन। मैं यहां लिख देती हूं शैल नॉट। इसको जब शॉर्ट करके लिखा जाता है तो डबल एल भी इरेज हो जाता है और एन ओ भी, तो इसको डायरेक्ट शांट लिखा जाता है। ओ को कैंसिल करके SHANT लिखा जाता है। ओके, तो ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स में लिखा जाता था शैल और शांट, लेकिन हम इसको आम अल्फाज में, आम लैंग्वेज में लिखते हैं विल और वॉन्ट, जो कि क्या है? हमारी मॉडल वर्ब्स। इसके बारे में हमने ग्रामर का पूरा एक लेसन किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होगा। और वॉन्ट जो है ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? वुडन की। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद बच्चों आपकी बुक में दो मजीद लफ्ज दिए गए हैं जिसके साथ लिंक करती है हमारी अगली एक्सरसाइज। दो वर्ड्स जो दिए गए वो है लाइटनिंग एंड लाइटनिंग। ओके, अब इन दोनों लाइटनिंग के अंदर सिर्फ ई का डिफरेंस है। जिसमें ई नहीं है वो वाला लाइटनिंग क्या कहलाता है? नेचुरली अकरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। आपने आसमान से बिजली कड़कती हुई तो देखी होगी, तो वो जो बिजली आसमान से कड़कती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ठीक है, जो आसमान से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यानी थोड़े टाइम के लिए आपको नजर आता है। ठीक है, और उसके अलावा जो दूसरा लफ्ज है जिसमें ई लिखा हुआ है ये लफ्ज है लाइटनिंग। ये पास्ट पार्टिसिपल है लाइटन। लाइटन का मतलब होता है रोशन कर देना। अगर मैं कहूं कि लाइटन अप द लैम्प, कि लैम्प को लाइट कर दो, लिट कर दो, जला दो, रोशन कर दो, तो रोशन की पास्ट पार्टिसिपल को लिखा जाता है ING लगा के लाइटनिंग। अब इन दो वर्ड्स के मीनिंग तो हमें समझ में आ गए, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद लाइटनिंग और लाइटनिंग एज अप्रोप्रिएट। हमने इन दोनों वर्ड्स को लेके लिखने हैं यहाँ पर सेंटेंसेस के अंदर यही दो वर्ड, एज अप्रोप्रिएट, जहां जो वर्ड मुनासिब होगा। वर्ड्स सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं और साथ साथ देखेंगे इनके मीनिंग्स क्या हैं। Number 1, the men on Golden Dragon rode as hard as they could as the dash flashed in the sky. कौन सी चीज फ्लैश करती है आसमान में? हमने अभी बात की लाइटनिंग, LIGHTNING। लाइटनिंग कौन सी? बिजली वाली। ओके, the dash in the sky during the big storm was dash the dark sky. The dash in the sky, कौन सी चीज in the sky आ रही थी? लाइटनिंग यानी बिजली, आसमानी बिजली। ठीक है, ड्यूरिंग द बिग स्टॉर्म वॉज डैश द डार्क स्काई। लाइटनिंग वो रोशन कर रही थी डार्क स्काई, अंधेरे आसमान को। ओके, नंबर 3, वी स्पेंट अ लॉन्ग डार्क नाइट
शेल्टरिंग फ्रॉम द थंडर एंड डैश, थंडर एंड लाइटनिंग, कौन से वाला? हाँ जी, आसमानी बिजली वाला। लाइटनिंग ऑफ स्टॉर्म, बट एट लास्ट द स्काई वाज डैश विद द डॉन, डॉन कहते हैं सुबह की रोशनी। तो सुबह की रोशनी से आसमान क्या हो रहा था? रोशन। तो रोशन के लिए कौन सी वाली लाइटनिंग यूज होती है? विद ई, लाइटनिंग। हाँ जी, यहां तक सबने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली? वेल डन स्टूडेंट्स, आज हमारा ये जो लेसन है ये भी यहाँ खत्म होता है और हम अपना यूनिट नंबर 10 50% कंप्लीट कर चुके हैं। अब बाकी के लेसन पे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक पोएट्री, एक रीडिंग का लेसन और उसके बाद हम क्लोज करेंगे अपना यूनिट नंबर 9। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।